वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं यार कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट्स का टॉपिक। याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? कल के दिन अगर हम एज अ रजिस्टर्ड होते हैं एज अ मर्चेंट बैंकर या हम कोई भी लिस्टेड कंपनी में अगर एज अ वर्किंग एज अ कंपनी सेक्रेटरी काम कर रहे हैं तो हमारी कंपनी IPO लेकर आने वाली है, तो जो मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करना है या हमको दूसरे स्टॉक ब्रोकर से या दूसरे इंटरमीडिएट से कांटेक्ट करना पड़ेगा, तो वहाँ पर हमको ये रेगुलेशन बेहद काम का होने वाला है। राइट, चले ध्यान से हम बात कर रहे हैं कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट्स की। राइट, सबसे पहली बात तो यार इंटरमीडिएट्स की बात करें तो इतने ढेर सारे इंटरमीडिएट्स होते हैं जो कैपिटल मार्केट में कहीं ना कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं। राइट, चले इंट्रोडक्शन की बात करें तो इन्होंने बोला है द कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट्स प्रोवाइड अ वाइटल लिंक बिटवीन द इन्वेस्टर मीन्स हम लोग, इशूअर मीन्स कंपनी, लिस्टेड कंपनी, रेगुलेटर मीन्स सेबी हुआ, ROC हुआ या कोई भी ऐसा लीगल अथॉरिटी हुई जो वो रेगुलेट करती है उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ? रेगुलेटर। प्राइमा फेसिया मेनली हम बात करेंगे यहाँ पर सेबी बोर्ड की। राइट, चलो तो उन्होंने बोला है कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट क्या करते हैं? एक लिंक प्रोवाइड करते हैं बिटवीन इन्वेस्टर, इशूअर एंड रेगुलेटर। राइट, जो ये गैप है इस गैप को फिल करते हैं इंटरमीडिएट्स का ये काम है। राइट, अरे भाई इन्वेस्टर डायरेक्टली इशूअर के पास नहीं जा सकता तो वो स्टॉक ब्रोकर का सहारा लेगा, इशूअर डायरेक्टर रेगुलेटर के पास नहीं जाता तो वो मर्चेंट बैंकर का सहारा लेगा या दूसरे इंटरमीडिएट्स का रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफ़र एजेंट का सहारा लेगा। ये पूरा का पूरा काम करके देंगे फॉर अ कंसिडरेशन। फ़ीस अपनी वो चार्ज करते हैं, भाई फ़ीस का ही ज़माना है तो फीस चार्ज करेंगे। तो लॉ ने बोला साहब आपका जो गैप है, जो लिंक है, लिंक प्रोवाइड करते हैं ये कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट्स। आगे द फॉलोइंग मार्केट इंटरमीडिएट्स आर अलाउड इन द सिक्योरिटी मार्केट। ज़माने भर के नाम लिखे हैं। फॉर एग्जांपल एक नाम हुआ है साहब डेट इज़ कॉल्ड मर्चेंट बैंकर। क्या काम करता है, क्या रजिस्ट्रेशन कॉस्ट आती है इनकी, कौन सा रेगुलेशन से गवर्न होते हैं, हम सब बाद में डिटेल में देखने वाले हैं। बट अभी सिर्फ क्या याद कर रहे हैं? हम नाम याद कर रहे हैं। क्या फंक्शंस होते हैं वो भी सब डिटेल में बात करनी है। सेकंड क्या है आपका? रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफ़र एजेंट। अंडर राइटर की बात करें मर्चेंट बैंकर क्या काम करता है यार? मर्चेंट बैंकर आपकी कंपनी ने डिसाइड किया कंपनी सेक्रेटरी के साहब के साथ में कि भाई हमारी कंपनी IPO लेकर आना चाहती है। अब कंपनी सेक्रेटरी अकेला कुछ नहीं कर सकता साहब, आपको कंपलसरी मर्चेंट बैंकर के साथ में एसोसिएट होकर अकॉर्डिंगली आपकी कंपनी और मर्चेंट बैंकर का अग्रीमेंट होगा और अकॉर्डिंगली A से लेकर Z तक का सारा प्रोसेस कंपनी सेक्रेटरी एंड मर्चेंट बैंकर दोनों परफॉर्म करने वाले हैं। पहला पॉइंट। राइट, रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफ़र एजेंट क्या होता है? जब भी मेरी कंपनी शेयर्स इशू करेगी या फिर मेरी कंपनी के शेयर होल्डर को अपने शेयर ट्रांसफ़र करना है किसी दूसरे पर्सन के नाम पर, तो कौन सा इंटरमीडिएट काम में आएगा? रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफ़र एजेंट। अंडर राइटर क्या होता है? जब मेरी कंपनी जब शेयर्स इशू करना चाहती है तो लॉ ने बोला कि कम से कम आपका 100% शेयर्स आपके ले लेना चाहिए। कंपनीज एक्ट में बोला गया 100%, सेबी में 90%। तो जो हमारा इशू फेल ना हो उस पर्पज़ से जो मिनिमम कम से कम शेयर्स आपके बेच देना है आपको, तो वो अगर कम होता है तो उसमें अंडर राइटर हेल्प करता है आपकी। अंडर राइटर उतने स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर कर लेता है ताकि आपका जो इशू ऑफ शेयर्स हो वो सक्सेसफुल हो जाए, वो फुलफिल हो जाए। बैंकर टू एन इशू, आपने शेयर्स इशू करे, शेयर्स के लिए अप्लाई आपने IPO लेकर आए, इन्वेस्टर पैसा लगाएगा, तो इन्वेस्टर जो पैसा लगाएगा, जो मैं डिमांड ड्राफ्ट या चेक देने वाला हूँ, राइट, अपना अकाउंट का मैं चेक लगाने वाला हूँ, तो वो सारा का सारा पैसा किसके पास जाएगा? बैंकर टू एन इशू। कभी भी न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट देखना, उसमें साफ साफ लिखा रहेगा कि फ़लाना हमारे यहाँ मर्चेंट बैंकर है और ये हमारे यहाँ रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफ़र एजेंट है, ये अंडर राइटर है, ये बैंकर टू एन इशू है। कल के दिन रिफंड प्रोसेस करना है, आपको शेयर्स का अलॉटमेंट नहीं हुआ, इन्वेस्टर को शेयर्स नहीं मिला क्योंकि कंपनी के ओवर सब्सक्राइब हो गए शेयर्स,
उस केस में मुझे रिफंड आएगा, मेरा पैसा जो मैंने लगाया था आईपीओ में, मुझे शेयर से मिला, पैसा वापस होगा मेरा। सारा का सारा ये काम कौन करता है? बैंकर टू एंड इशू। डिबेंचर ट्रस्टी, मेरी कंपनी ने डिबेंचर इशू करे हैं, तो वो डिबेंचर सिक्योर डिबेंचर इशू किए हैं, तो वो प्रॉपर्टी जो आपने सिक्योर रखी है उस प्रॉपर्टी के कौन देखभाल करेगा? डिबेंचर होल्डर्स नहीं करने वाले हैं, तो दे विल अपॉइंट अ पर्सन, कंपनी विल अपॉइंट अ पर्सन जो उनके फेवर में डिबेंचर होल्डर्स के लिए काम करेगा, टू फॉर द पर्पज़ ऑफ सिक्योरिंग दैट असेट्स, जिसके लिए सिक्योर्ड असेट्स बोलते हैं हम। तो लॉ ने बोला उसके लिए आपने जो ट्रस्टी को अपॉइंट करा उसका नाम क्या हुआ? डीटी, दैट इज कॉल्ड डिबेंचर ट्रस्टी। स्टॉक ब्रोकर्स, सबको पता है भाई स्टॉक ब्रोकर्स काम करते हैं, डीमैट अकाउंट खुलवाने का काम करता है। पोर्टफोलियो मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजर मतलब ऐसा मैनेजर जो आपका पोर्टफोलियो, फॉर एग्जांपल मेरे पास 25 लाख रुपए हैं, मैं गया, मुझे स्टॉक मार्केट का कोई आइडिया नहीं है, मैं गया इस सेबी रजिस्टर्ड पोर्टफोलियो मैनेजर के पास में कि सर आप मेरा पोर्टफोलियो मैनेज करें। तो वो पर्सन जो पोर्टफोलियो मैनेज करता है, मतलब वो उसने मेरे 25 लाख रुपए को 10 लाख रुपए इक्विटी शेयर्स में डाल दिया, 10 लाख रुपए गोल्ड में डाल दिया, 5 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में डाल दिया, राइट। तो ये जो डाल दिया है पैसा, डेट इज कॉल्ड 25 लाख रुपए ख़त्म हो गया मेरा, या और बचा है तो 5 लाख रुपए की एफडी कर दी। ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट है ये कौन करता है? पोर्टफोलियो मैनेजर। जब हम बात करेंगे रेगुलेशन पार्ट में, तो दो तरीके का पोर्टफोलियो मैनेजर होता है, एक होता है डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर और एक होता है नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर, राइट। कस्टोडियन, जो आपकी एसेट्स की कस्टडी अपने पास रखता है उसको हम क्या बोलते हैं? कस्टोडियन। इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, रिसर्च एनालिस्ट, ये बंदा आपको एडवाइस करता है साहब यहाँ इन्वेस्ट करो, ये सेक्टर अच्छा है, ये कंपनी अच्छी है। रिसर्च एनालिस्ट रिसर्च करके इन्वेस्ट करने की सलाह देता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, जो भी कंपनी डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करती हैं उनको वो डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करने के पहले कंपलसरी आपको अपनी कंपनी की रेटिंग करवानी पड़ती है, जो अलग अलग क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भारत में हैं। फॉर एग्जांपल क्रिसिल, फॉर एग्जांपल इक्रा, फॉर एग्जांपल केयर, मूडीज़, फिच, S&P, ये सारी क्या हैं? आपकी रेटिंग एजेंसीज़। तो आपको रेटिंग एजेंसीज़ के पास जाकर आपको रेटिंग लेनी पड़ती है, और रेटिंग ऐसा नहीं मिलेगा 1 नंबर 2 नंबर, AAA+, BBB+, CCC, DD, DD, D+, D-, इस तरह की रेटिंग सिंबल्स की रेटिंग मिलती है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मतलब वो पर्सन जो डिपॉजिटरी के पास रजिस्टर्ड है, राइट, जो डिपॉजिटरी के पास रजिस्टर्ड है और जो डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर के बीच में लिंक प्रोवाइड करता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, राइट। स्टॉक ब्रोकर्स को भी हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बोलते हैं, राइट। तो कुल मिलाकर ये अलग अलग कौन हुए यार? इंटरमीडिएट। हमने एक एक लाइन में बात करी है कि भाई इनका काम क्या है, राइट। हम डिटेल में बात करेंगे कि भाई पर्पस क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है, कितने पैसे लग रहे हैं इनको रजिस्ट्रेशन करने में, सारी चीज़ें, राइट। ऑब्जेक्टिव is to smoothen the process of investment and establishes a link between the investor and the user of fund. Investor and user of fund मतलब business houses. हमने कंपनीज की बात करी। In order to operate in the secondary market, the investor have to transact through share broker मतलब स्टॉक ब्रोकर, रजिस्टर ट्रांसफ़र एजेंट, कस्टोडियन, डिपॉजिटरी, आपको इनके थ्रू काम करना पड़ता है। अ कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट दैट प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज बोथ प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट मतलब हम बात करें ट्रेजरी बिल्स की, जहाँ पर RBI इन्वॉल्व होता है, डेट इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट की बात करें, हम बात कर रहे हैं सब स्टॉक मार्केट की, स्टॉक मार्केट में जहाँ पर सेबी होता है, राइट। तो ये हुआ हमारा डिस्कशन, बेसिक्स, इंट्रोडक्शन अबाउट कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट्स के लिए। नाउ सबसे पहला जो इंटरमीडिएट है उसका नाम क्या है यार? मर्चेंट बैंकर, राइट। तो मर्चेंट बैंकर की बात करें हम, भाई मर्चेंट बैंकर कौन होता है वो हम बात करें, क्या करना है वो हम बात करें ओवरऑल।
तो सबसे पहला सबसे इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट को हम क्या बोलते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेकेंडरी मार्केट इंटरमीडिएट इज मर्चेंट बैंकर। ये जो मर्चेंट बैंकर है, मर्चेंट बैंकर गवर्न होता है सेबी मर्चेंट बैंकर रेगुलेशन 1992 से, जो कब आया है आपका? 22 दिसंबर 1992 को आया, इफेक्टिव डेट है इस रेगुलेशन की, जो डिवाइड है 6 चैप्टर में और जिसमें टोटल कितने रेगुलेशन है? 44। घबराओ मत, हमको 44 रेगुलेशन नहीं पढ़ना, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट ने 44 रेगुलेशन का कवरेज नहीं बोला है, राइट। आगे मर्चेंट बैंकर द एप्लीकेशन एज पर रूल 3 द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन टू सेबी, आपको लगाना है एप्लीकेशन फॉर्म ए में और आपको फीस देना है 25 लाख रुपए, राइट। मतलब अपन बाहर हो गए। हम सोच रहे थे यार कि चलो यार मर्चेंट बैंकर बनते हैं, बट हम फीस सुने तो सब बाहर हो गए, 25 लाख रुपए फीस ना दे पाएंगे, राइट। और आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आप अपॉइंटमेंट हो सकते हैं, मतलब 4 कैटेगरी में मर्चेंट बैंकर रजिस्टर्ड हो सकता है, इन चारों में से कोई भी कैटेगरी में। अच्छा, फर्स्ट कैटेगरी सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट कैटेगरी लीस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब लास्ट कैटेगरी में लिमिटेड फंक्शन परफॉर्म कर पाओगे, फर्स्ट कैटेगरी में आप मर्चेंट बैंकर से रिलेटेड सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हो। चलें, क्या दिया यार फर्स्ट कैटेगरी में? टू कैरी ऑन एनी एक्टिविटी ऑफ द इशू मैनेजमेंट विच विल कंसिस्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, अदर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इशू, determining financial structure, tie-up with of financiaries, final allotment, refund of the subscription, and to act as a advisor, consultant, manager, underwriter, portfolio manager। तो लॉ ने बोला ये कैटेगरी 1 वाले मर्चेंट बैंकर हैं। एक बात, कैटेगरी 2 में कौन सा काम कर पाओगे आप? टू एक्ट एज अ एडवाइज़र, कंसल्टेंट, को मैनेजर, अंडरराइटर, पोर्टफोलियो मैनेजर, थोड़ा सा कम काम मिलेगा आपको। कैटेगरी 3 में और कम काम मिलेगा, आप सिर्फ अंडरराइटर, एडवाइज़र, कंसल्टेंट की तरह काम कर सकते हो, और कैटेगरी 4 में सिर्फ एडवाइज़र और कंसल्टेंट की तरह काम कर सकते हो, मतलब ये अंडरराइटर वाला काम भी आप नहीं ले सकते, राइट। याद रखना, अकॉर्डिंगली आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। यस, आपने अप्लाई करा फॉर्म ए में, कितने पैसे दिए आपने? 25 लाख रुपीज़। लॉ ने बोला ये किसके पास गई एप्लीकेशन? सेबी के पास। सेबी आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देगा इन फॉर्म बी। आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कौन से फॉर्म में मिलेगा यार? बी में। बट यू नीड टू मेंटेन अ नेटवर्थ ऑफ ₹5 करोड़। आपको नेटवर्थ मेंटेन करनी है 5 करोड़, मतलब कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट कितनी है? 5 करोड़ रुपए की, और अपन दूर हो गए इसके रेगुलेशन से, रजिस्ट्रेशन से। पहली बात तो फीस 25 लाख रुपए, राइट। और आपको कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट कितनी है यार? नेटवर्थ कितनी मेंटेन करनी है? 5 करोड़ रुपए की। नेटवर्थ मतलब क्या होता है? मीन्स द सम ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ द एफआर, मीन्स फ्री रिजर्व ऑफ द एप्लीकेंट एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन। ये क्या हुआ हमारे पास? नेटवर्थ का कॉन्सेप्ट, राइट। तो ओवरऑल हमने क्या बात करी है कि भाई अगर आपको मर्चेंट बैंकर वाला काम करना है, बिंदास करो, फॉर्म ए में अप्लाई करो, साथ में एक छोटी सी फीस देनी है 25 लाख रुपए की। सेबी सेटिस्फाइड हुआ, फॉर्म बी में आपको क्या मिल जाएगा? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। एक बात, साथ में आपको कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट, आपको यू नीड टू मेंटेन द नेटवर्थ, आपको नेटवर्थ मेंटेन करनी है 5 करोड़ की। Merchant banker means any person engaged in the business of issue management. Merchant banker are generally engaged in following activity. पहला, making arrangement regarding the selling, buying or subscribing to securities, एक point. Second, acting as a manager, consultant, advisor. थर्ड पॉइंट, रेंडरिंग कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज, राइट। ये हमने डिटेल में कैटेगरी वाइज बात कर ली है कि भाई कैटेगरी 1, 2, 3, 4 में आपको किस किस तरीके का रजिस्ट्रेशन मिल सकता है। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें,
इट इज़ नेसेसरी फॉर एन इशूअर टू अपॉइंट अ मर्चेंट बैंकर फॉर, कौन कौन से पर्पज़ के लिए? पहला पॉइंट, मैनेजिंग ऑफ पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटीज़, आपका IPO FPO जो आया है, FPO मतलब फर्दर पब्लिक ऑफर, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर भी इसको हम बोलते हैं। अंडर राइटिंग वाला भी काम करता है, अंडर राइटिंग कनेक्टेड विद द अफोरसाइड पब्लिक इशू मैनेजमेंट बिजनेस, इसकी अंडर राइटिंग का काम। मैनेजिंग एडवाइजिंग ऑन इंटरनेशनल ऑफरिंग, आपकी कंपनी ADR GDR इशू करना चाहती है, उसके लिए भी मर्चेंट बैंकर काम करता है। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटी, सेक्शन नंबर 42 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 प्राइवेट प्लेसमेंट की बात करता है, उसका भी काम करता है ये। प्राइमरी डीलरशिप ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल हुआ जो RBI इशू करता है, उसकी बात करेगा। कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज रिलेटेड टू सिक्योरिटीज मार्केट इंक्लूडिंग टेक ओवर, आपको किसी कंपनी को टेक ओवर करना है तो भाई क्या प्रोसेस है, मर्चेंट बैंकर काम करता है। एक्विजिशन डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, जो भी कंपनी अपने परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ शेयर बेचना चाहती है, अरे भाई खरीद रही है तो इन्वेस्टमेंट हुआ, बेच रही है तो डिसइन्वेस्टमेंट हुआ। स्टॉक ब्रोकिंग का काम, इंटरनेशनल फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज, तो कुल मिलाकर ये सारे काम हैं, ये सारे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं किसके? मर्चेंट बैंकर के। मतलब मर्चेंट बैंकर में अगर आपको कभी जॉब वॉब मिले मर्चेंट बैंकर में, बेहतरीन काम है, बेहतरीन दिमाग वाला काम रहेगा। आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोसेस ही फॉलो करना पड़ेगा, मर्चेंट बैंकर का काम बहुत अच्छा होता है, राइट। चलो, तो ये तो हमने बात करी है मर्चेंट बैंकर में कि भाई कितनी कैटेगरी है, 4 कैटेगरी है, कितने रेगुलेशन है, 44 रेगुलेशन है, क्या काम करता है, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितनी फ़ीस लगेगी, कितनी नेटवर्थ होगी, ये हमने ओवर, और कौन सा रेगुलेशन से गवर्न होता है, तो 1992 से भी मर्चेंट बैंकर रेगुलेशन 1992 से ये गवर्न होता है। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में 5 मार्क्स का कवरेज होता है इस सिंगल टॉपिक का। हमने बात करी मर्चेंट बैंकर की, अब हमारा नेक्स्ट है जो रेगुलेशन, जो नेक्स्ट बात करता है इंटरमीडिएट की, एंड वो नेक्स्ट इंटरमीडिएट कौन है यार? बैंकर टू एन इशू, राइट। हमने बात की थी बैंकर टू एन इशू क्या करता है, एप्लीकेशन मनी एक्सेप्ट करता है, रिफंड ऑर्डर प्रोसेस करता है, ये सारे काम होता है इसका, ध्यान से। बैंकर टू एन इशू मीन्स अ शेड्यूल बैंक कैरिंग ऑन ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी, नेमली, पहला पॉइंट, एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मनीज, एप्लीकेशन का जो पैसा है वो एक्सेप्ट करता है, अलॉटमेंट मनी एक्सेप्ट करता है, रिफंड, कल के दिन अगर आपको शेयर्स नहीं मिले IPO FPO में तो आपका पैसा आपको वापस मिलेगा, तो वो काम किसका है आपका? इनका काम है बैंकर टू एन इशू का। डिविडेंड या इंटरेस्ट वारंट है, वो भी यही काम करता है, इनका ही काम है सबको देने का। पूरा का पूरा ये जो रेगुलेशन है, राइट, डिवाइड कर रहा है 5 चैप्टर्स में और टोटल 24 रेगुलेशंस हैं। हमको पूरे के पूरे 24 रेगुलेशन नहीं पढ़ने हैं, हमारे इंस्टीट्यूट ने पूरा कवरेज नहीं करा है, राइट। तो इसका रेगुलेशन का नाम क्या है? सेबी बैंकर टू एन इशू रेगुलेशन 1994। 14 जुलाई 1994 इज़ द कमिटमेंट डेट। भाई म्यूचुअल फंड का मर्चेंट बैंकर की डेट क्या थी आपकी? 22 दिसंबर 1992। बैंकर टू एन इशू क्या है आपकी? 14 जुलाई 1994, राइट, 14 जुलाई 1994। अब अगर आपको, चलो हम ट्राई करते हैं यार, हम बैंकर टू एन इशू बन जाते हैं, फॉर्म A में अप्लाई करेंगे हम, और फीस कितनी है? सेम है जो मर्चेंट बैंकर की थी, बार बार याद नहीं करना, आपको ऐसे ही बोलना है, सेम है जो मर्चेंट बैंकर की थी। मर्चेंट बैंकर की फ़ीस तो याद करनी पड़ेगी, राइट, ऐसा नहीं बोलोगे सेम है जो बैंकर टू एन इशू की थी। तो मर्चेंट बैंकर की फ़ीस रजिस्ट्रेशन टाइम पे कितनी थी? 25 लाख रुपए। नीड टू पे एट द टाइम ऑफ ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपको देना है सब रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। अब बैंकर टू एन इशू, एज द नेम सजेस्ट, कैरीज आउट द ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ ensuring that funds are collected and transferred to escrow account. What is escrow account? Escrow account एक इंडिपेंडेंट स्पेसिफिक पर्पस के लिए अकाउंट खोला जाता है। उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस वाले अकाउंट को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीगल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? एस्क्रो अकाउंट। नाउ जनरल ऑब्लिगेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पहला पॉइंट है, every banker to an issue shall maintain books of accounts, records and documents. Every banker to an issue shall furnish the information to SEBI when required.
एवरी बैंकर टू एन इशू शेल एंटर इनटू एग्रीमेंट विद द बॉडी कॉर्पोरेट फॉर हुम इट इज एंटर एज अ बैंकर टू एन इशू। बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करो, सेबी को इन्फॉर्मेशन दो और आपको एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। एवरी बैंकर टू एन इशू शेल इन्फॉर्म द सेबी अगर कोई एक्शन लेना है तो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगेंस्ट द बैंकर टू एन इशू, मतलब आरबीआई ने कोई बैंक के अगेंस्ट में एक्शन लिया, अरे भाई बैंकर टू एन इशू बैंक ही होगी, तो आरबीआई ने कोई एक्शन लिया, आप हाथों हाथ किसको इंटीमेट करो, चुगली करना है आपको सेबी को। एवरी बैंकर टू एन इशू शेल अबाइड बाय द कोड ऑफ कंडक्ट, आपको कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना है। एवरी बैंकर टू एन इशू शेल अपॉइंट अ कंप्लायंस ऑफिसर हु शेल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द कंप्लायंस ऑफ द एक्ट, rules, regulation, notification, guidelines, instructions, etc. issued by the SEBI or the central government for redressal of investor grievances, right? तो ये सारे काम हैं किसके, बैंकर टू एन इशू के। जनरल ऑब्लिगेशन एंड जिम्मेदारियां दी गई हैं किसके कंधे पर, बैंकर टू एन इशू के। आगे 3 इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है, इनका भी हम डिस्कशन करेंगे। पहला रेगुलेशन नंबर, अच्छा ये रेगुलेशन किसके हैं यार, बैंकर टू एन इशू के रेगुलेशंस हैं। तो उसमें एक रेगुलेशन है, रेगुलेशन नंबर 12, जो बात करता है कि भाई आपको क्या मेंटेन करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। एवरी बैंकर टू एन इशू शेल मेंटेन द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स विद रिस्पेक्ट टू विच द एप्लीकेशन वर रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी वाली, एंड द अमाउंट सो रिसीव्ड फ्रॉम द इन्वेस्टर। पहला पॉइंट, the time within which application received from the investor were forwarded to the body corporate and registered to an issue। इनको लेकर नहीं बैठना है, आपको फॉरवर्ड करना है आरटीए को या फिर आपको रजिस्टर्ड टू एन इशू के या बॉडी कॉर्पोरेट को। डेट एंड अमाउंट ऑफ रिफंड मनी पेड टू द इन्वेस्टर, किस तारीख को कितना पैसा वापस करना है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है रेगुलेशन नंबर 12 में। डेट, नेम, अमाउंट ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट, वारंट पेड टू द इन्वेस्टर। अरे भाई इंटरेस्ट वारंट मतलब होता है राइट, तो इन्वेस्टर को इंटरेस्ट लेने का राइट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट वारंट। और जो भी आपको मेंटेन करना है बुक्स, वो मिनिमम 3 साल के लिए तो मेंटेन करना ही है, कंपलसरी है, लीगली है 3 साल के लिए, राइट। चले 3 इयर्स के लिए, राइट। नाउ रेगुलेशन नंबर 13 बात करता है टू फर्निशिंग ऑन इंफॉर्मेशन टू सेबी को, आपको इन्फॉर्मेशन किसको फर्निश करना है यार, सेबी को। एवरी बैंकर टू एन इशू शेल फर्निश टू दी बोर्ड, बोर्ड मतलब सेबी बोर्ड, व्हेन रिक्वायर्ड द फॉलोइंग। पहला वाला, नंबर ऑफ इशू फॉर विच ही वॉज एंगेज एज अ बैंकर टू एन इशू, आप कितने आईपीओ मैनेज कर रहे हैं वो बताओ सेबी बोर्ड को। नंबर ऑफ एप्लीकेशन, डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बाय द बैंकर टू एन इशू, ये बताओ। द डेट ऑन विच द एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम द इन्वेस्टर वर फॉरवर्डेड टू द बॉडी कॉर्पोरेट और आरटीए, वो बताओ। द डेट ऑन विच एंड द अमाउंट रिफंडेड टू द इन्वेस्टर, वो बताओ। द पेमेंट और डिविडेंड और इंटरेस्ट वारंट टू द इन्वेस्टर, ये बताना है आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको, यू नीड टू प्रोवाइड दैट ऑल इंफॉर्मेशन टू द सेबी बोर्ड। रेगुलेशन नंबर 14 बात करता है, रेगुलेशन नंबर 14 क्या बोलता है यार, टू एंटर इनटू अग्रीमेंट विद बॉडी कॉर्पोरेट, राइट। आपको किसके साथ एग्रीमेंट करना है, बॉडी कॉर्पोरेट साथ में, ऑब्वियसली तभी तो आपको पैसा मिलेगा, आपकी फीस तभी मिलेगी जब इनके साथ एग्रीमेंट करोगे। एवरी बैंकर टू एन इशू shall enter into an agreement with the body corporate for whom it is acting as a banker to an issue। Such agreement shall contain the following clauses, और वो एग्रीमेंट में ये क्लॉज होने वाले हैं। पहला पॉइंट, द नंबर ऑफ सेंटर्स एट विच द एप्लीकेशन और एप्लीकेशन मनी विल बी कलेक्टेड फ्रॉम द इन्वेस्टर। फॉर एग्जाम्पल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, आपका क्या बन गया वो बैंकर टू एन इशू आपके आईपीओ के लिए, तो कौन कौन सी ब्रांचेस कितनी, अरे भाई एसबीआई की ब्रांचेस तो हज़ारों हैं, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, राइट। तो इन्होंने बोला कौन कौन सी ब्रांचेस आपकी हमारे आईपीओ के रिस्पेक्ट में एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेंगे उसकी बात करें। अभी तो फ़िलहाल ऑनलाइन काम हो गया तो बहुत ईजी हो गया। द टाइम विद इन विच द स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव फ्रॉम द इन्वेस्टर विल बी फॉरवर्डेड टू आरटीए, जब आपको इन्वेस्टर से मिला
तो आप RTA को कब तक भेजोगे वो बताओ टाइम, 2 दिन 3 दिन। That a detailed settle statement will be sent by the designated controlling branch of a banker to an issue to the registrar to an issue indicating that आपको डिटेल डेली का स्टेटमेंट भेजना है RTA को। इंडिकेट क्या करना है उसमें, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑन दैट डेट फ्रॉम द इन्वेस्टर, कितनी एप्लीकेशन मिली है एंड कितना अमाउंट मिला है, राइट। ये सारी चीज़ें आपको देनी हैं किसको, RTA को, रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफ़र एजेंट को, राइट। तो हमने बात करी रेगुलेशन 12, 13 एंड 14 की, अलॉन्ग विद दी सब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रजिस्ट्रेशन पार्ट हमने देखा है और रेगुलेशन का नाम देखा, रेगुलेशन की इफ़ेक्टिव डेट हमने देखी है। तो ये हमारा कौन सा वाला हुआ, सेकंड वाला इंटरमीडिएट, जिसको हम क्या बोलेंगे यार, बैंकर टू एन इशू। बहुत काम का ये इंटरमीडिएट है। हमने बात की है बैंकर टू एन इशू की। नेक्स्ट रेगुलेशन है, नेक्स्ट रेगुलेशन का नाम, नेक्स्ट इंटरमीडिएट का नाम क्या है यार, रजिस्ट्रार टू एन इशू, जो आया था आपका 31 मई 1993, राइट। मतलब सेबी मर्चेंट बैंकर के बाद ये आया था। चले भाई, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रजिस्ट्रार टू एन इशू मीन्स द पर्सन अपॉइंटेड बाय द बॉडी कॉर्पोरेट। किसने अपॉइंट करा यार, बॉडी कॉर्पोरेट ने। हमको 2 शब्द पढ़ने हैं, एक है RTA और एक है STA, राइट। दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली पढ़नी है, राइट। किसने अपॉइंट करा आपको, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी ने अपॉइंट करा, या एनी पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन। एक और है शेयर ट्रांसफ़र एजेंट। शेयर ट्रांसफ़र एजेंट मीन्स एनी पर्सन हु ऑन बिहाफ ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ होल्डर्स ऑफ सिक्योरिटी इशूड by such body corporate and deals with all matters connected with the transfer or redemption of securities। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। काम क्या है इनका, ट्रांसफ़र एंड रिडम्पशन ऑफ सिक्योरिटीज़ वाला काम करना है। आगे आपने एक डिपार्टमेंट बनाया है या डिवीज़न बनाया, कुछ भी नाम हो उसका, ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट परफॉर्मिंग द एक्टिविटीज़ इफ़ एनी, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ द होल्डर्स ऑफ सिक्योरिटी अगर ज़्यादा होते हैं 1 लाख से ज़्यादा, तो फिर आपको एक डिपार्टमेंट डिवीज़न बनाना पड़ेगा, राइट। ध्यान से, ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट। अब क्या क्या काम करते हैं, टू कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ ऑन इट्स ओन बिहाफ। पहला पॉइंट, कलेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर इन्वेस्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इशू। एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करता है, पैसा कौन इशू करता है, पैसा कौन रिसीव करता है, बैंकर टू एन इशू, और एप्लीकेशन कौन एक्सेप्ट करेगा, रजिस्ट्रार टू एन इशू। कीपिंग अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ एप्लीकेशन एंड मनी रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टर एंड पेड टू द सेलर ऑफ सिक्योरिटीज़। सेलर ऑफ सिक्योरिटी मतलब जो कंपनी IPO लेकर आने वाली, उसको पैसा देना है। असिस्टिंग बॉडी कॉर्पोरेट और पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन इन डिटरमाइनिंग द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। ये हेल्प करता है कि भाई इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, हमने बोला था हम 1000 शेयर इशू करेंगे, एप्लीकेशन 10,000 शेयर्स की आ गई, तो सीधी बात है साहब, जिस 1000 शेयर इशू करना था 10,000 की आ गई हमारे पास, तो जिसने 10 शेयर के लिए अप्लाई करा उसको 1 शेयर देना है आपको। फाइनलाइज करना है लिस्ट ऑफ पर्सन एंटाइटल्ड टू अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़। प्रोसेसिंग डिस्पैचमेंट ऑफ अलॉटमेंट लेटर्स, रिफंड ऑर्डर्स, सर्टिफिकेट्स और अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द इशू। 10. Registrar to an issue do all the processing of share application form from receipt till issue of shares। मतलब जब से मिला है और जब से हमने रिफंड ऑर्डर दिया, ये सारा का सारा काम, जो बीच का काम रह गया, ये सारा का सारा RTA करता है। नाउ एन एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। जो हम यहाँ पर एप्लीकेशन बाय रजिस्ट्रार टू एन इशू या STA की बात करें, तो लॉ ने बोला एप्लीकेशन लगाना है फॉर्म A में, मर्चेंट बैंकर फॉर्म A में, बैंकर टू एन इशू फॉर्म A में, और RTA भी फॉर्म A में, मतलब तीनों में फॉर्म सेम है। एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन शैल बी अकम्पनीड बाय नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 2 में, राइट। जो फीस है वो है, और कितनी फ़ीस है यार, अच्छा, मर्चेंट बैंकर 4 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होता है। इसी तरीके से रजिस्ट्रार टू एन इशू या शेयर ट्रांसफ़र एजेंट भी 2 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होता है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 में क्या है,
टू कैरी ऑन द एक्टिविटीज़ एज अ रजिस्ट्रार टू एन इशू एंड शेयर ट्रांसफ़र एजेंट एंड है, और यहाँ पर और है। इसका मतलब कैटेगरी 1 में आप दोनों काम कर सकते हैं, शेयर ट्रांसफ़र एजेंट वाला भी, रजिस्ट्रार टू एन इशू वाला भी। कैटेगरी 2 में या तो आप रजिस्ट्रार वाला काम करोगे या शेयर ट्रांसफ़र एजेंट वाला। तो इसमें फ़ीस कितनी है? 50 लाख रुपए, और यहाँ पर कितनी? 25 लाख रुपए। और एक शब्द जो आपने नहीं ध्यान दिया वो है नॉन रिफंडेबल फीस। आगे चले, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा फॉर्म बी में, एंड शेल बी वैलिड अनलेस इट इज़ सस्पेंडेड और कैंसिल्ड बाय द बोर्ड। तब तक वो सर्टिफिकेट आपका वैलिड रहने वाला है, राइट। 50 लाख रुपए दोनों काम करना है, एक काम करना है तो 25 लाख रुपए, बहुत बढ़िया डिस्काउंट दे रहा है सेबी, राइट। तो कुल मिलाकर ये हमारे पास रेगुलेशन हुआ 1993 का। आगे रेगुलेशन नंबर 13 बोलता है कि भाई आप बंधे हुए हैं कोड ऑफ कंडक्ट से, बिल्कुल ठीक है, जो शेड्यूल 3 में है आपको वो कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है, ठीक है, हो जाएगा। 13A बात करता है रजिस्ट्रार टू एन इशू नॉट टू एक्ट एज सच फॉर एन एसोसिएट। अगर कोई एसोसिएट है, फॉर एग्जांपल आपकी कोई ग्रुप कंपनी है, उसके लिए काम नहीं करना आपको। नो रजिस्ट्रार टू एन इशू शैल एक्ट एज सच रजिस्ट्रार फॉर एनी इशू ऑफ सिक्योरिटीज इन केस ही और इट इज़ एन एसोसिएट ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट इशूइंग दी सिक्योरिटीज़। मतलब लॉ ने बोला यार कि अगर ऐसा होगा ना तो आपका इंडिपेंडेंसी वाला फंक्शन नहीं रहेगा। एक्सप्लेनेशन, फॉर द पर्पज ऑफ दिस रेगुलेशन अ रजिस्ट्रार टू एन इशू बॉडी कॉर्पोरेट, कब हम आपको एसोसिएट मानेंगे? पहला पॉइंट, ही और इट कंट्रोल डायरेक्टली इनडायरेक्टली नॉट लेस देन, कम से कम 10% ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट आप कंट्रोल करते हैं तो आपको एसोसिएट बोलेंगे हम, अलाउड नहीं है। ही और एनी ऑफ हिज रिलेटिव, यहाँ पर तो वो खुद हो गया, और बी वाले में खुद प्लस रिलेटिव, इज द डायरेक्टर प्रमोटर ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट और अ रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट टू एन इशू। एज द केस में भी कॉमन डायरेक्टर हो गया, कॉमन प्रमोटर हो गया, कॉमन आरटी हो गया, तो लॉ ने बोला इन तीनों केस में हम आपको क्या मानेंगे? एसोसिएट मानेंगे, और आप ऐसे केस में अपने आप को दूर रखें। रेगुलेशन 14 बात करता है, रेगुलेशन 14 बात करता है टू मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स एटसेट्रा। एवरी रजिस्ट्रार टू एन इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट बीइंग अ बॉडी कॉर्पोरेट शेल कीप, आपको 8 साल तक रखना है। बैंकर टू एन इशू 3 साल तक रखता था, यहाँ पर 8 साल तक रखना है आपको। In relation to registrar to an issue, share transfer agent being a body corporate, copy of balance sheet, P&L account, auditor report, statement of capital adequacy requirement for each quarter। अगर आप बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो तो भी आपको जितना पैसा मिला है, जितना खर्चा करा, वो सब रखो। एसेट्स लायबिलिटी का स्टेटमेंट और कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट फॉर ईच क्वार्टर। Every RTA shall also maintain the following records with respect to, आपको और भी रिकॉर्ड्स रखना है। पहला पॉइंट, ऑल द एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इशू, उसका रिकॉर्ड रखना है आपको। ऑल एप्लीकेशन ऑफ इन्वेस्टर रिजेक्टेड एंड रीज़न देयर ऑफ, उसका रिकॉर्ड रखना है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, आपने जो फाइनलाइज किया है उसका बेस क्या है, रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है, वो रिकॉर्ड रखो। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज लिस्ट, जिनको अलॉट किया या नॉन अलॉटीज ऑफ द सिक्योरिटीज़, रिफंड ऑर्डर डिस्पैच हुआ नहीं हुआ, ये सारा आपको मेंटेन रखना है, राइट। ये सारा आपको मेंटेन रखना है, ये चीज़ हमारे लिए बेहद काम की है। तो रेगुलेशन 13, 13A एंड 14 की बात की है हमने, राइट। आगे, द रजिस्ट्रार टू एन इशू शेयर ट्रांसफर एजेंट अंडरटेक द फॉलोइंग एक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू एन इशू। कुछ प्री इशू एक्टिविटी है, इशू लाने के पहले की एक्टिविटी, कुछ जब इशू हमारा ओपन हुआ और क्लोज हुआ उन दोनों के बीच की एक्टिविटीज़ जो हैं ड्यूरिंग द इशू हैं, और कुछ इशू क्लोज होने की एक्टिविटी है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। इशू लाने की पहले की एक्टिविटी क्या होगी? सेंडिंग इंस्ट्रक्शंस टू बैंक, हमको इंस्ट्रक्शंस भेजना है, किसको? बैंक को,
फॉर रिपोर्टिंग ऑफ कलेक्टिंग फिगर्स एंड कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, कि भैया तू हमको ये इन्फॉर्मेशन देगा, इसका इंस्ट्रक्शन भेजना है, प्री इशू वर्क का काम होगा ये। सेकंड, प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल इनपुट्स टू LMB लीड मैनेजर प्रिंटर्स रिगार्डिंग द डिज़ाइन ऑफ द बिड कम एप्लीकेशन फॉर्म, किस तरीके से आपको वो प्रिंटर जो प्रिंट करेगा एप्लीकेशन फॉर्म उसको डिज़ाइन भेजना है, लेआउट। फैसिलिटेट एस्टैब्लिश इंफॉर्मेशन फ्लो सिस्टम बिटवीन क्लाइंट्स बैंक्स मैनेजर टू एन इशू। लाइजनिंग मतलब क्या होता है, मध्यस्थता, किस तरीके से आप सेबी स्टॉक एक्सचेंज को कोऑर्डिनेट करोगे, ये आपका प्री इशू वर्क है, ये पूरी पहले तैयारी करके रखनी है। एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द इशू में क्या है, कलेक्शन रिपोर्टिंग ऑफ डेली कलेक्शन फिगर, अब आपको रिपोर्ट करना है, राइट। कलेक्शन ऑफ डेटा इन फॉर्म्स फ्रॉम बैंक्स और लाइजनिंग करना है क्लाइंट्स और इंटरमीडिएट टू द इशू। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पोस्ट इशू एक्टिविटी, पहला डेटा कैप्चरिंग वैलिडेशन करना है, सेकेंड पॉइंट रिकन्सिलेशन करना है। भाई रिकन्सिलेशन नहीं होता है, इनमें बहुत समस्या आती है, रिकन्सिलेशन करना है। प्रोवाइड अलॉटमेंट ऑल्टरनेटिव इन कंसल्टेशन विद क्लाइंट मर्चेंट बैंकर स्टॉक एक्सचेंज। फैसिलिटेटिंग लिस्टिंग अपलोडिंग ऑफ डेटा टू द डिपॉजिटरी फॉर क्रेडिटिंग ऑफ सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिकली, डिपॉजिटरी ही क्रेडिट करेगा सिक्योरिटीज इन्वेस्टर्स के अकाउंट में, तो आपको वो डेटा देना पड़ेगा उनको। डिस्पैच ऑफ रिफंड ऑर्डर शेयर सर्टिफिकेट क्रेडिट एडवाइस, क्रेडिट एडवाइस मतलब पैसा रिफंड की एडवाइस। पीरियोडिक रिपोर्ट सबमिशन टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज, रिकन्सिलेशन ऑफ रिफंड पेमेंट, ये लफड़ा ना हो जाए वरना सेबी नाटक करेगा बीच में, राइट। अटेंडिंग टू पोस्ट इशू इन्वेस्टर क्वेरीज, इन्वेस्टर की कोई क्वेरीज हैं वो बताओ। वेब बेस्ड इन्वेस्टर इंक्वायरी सिस्टम फॉर अलॉटमेंट एंड रिफंड डिटेल्स, सब आप कैम्स का एक वेबसाइट है, वहाँ से आप जाकर भी चेक कर सकते हैं आपका रिफंड स्टेटस ऑर्डर, राइट, बहुत जगह से आप चेक कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी पोस्ट इशू एक्टिविटीज़ का पार्ट है, राइट। तो ये सारा का सारा काम करना है किसको, रजिस्ट्रार RT रजिस्ट्रार टू एन इशू को या शेयर ट्रांसफ़र एजेंट को। कुछ एक्टिविटी प्री इशू एक्टिविटी हैं, कुछ एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द इशू है। ड्यूरिंग द इशू मतलब ओपन और क्लोज होने के बीच की एक्टिविटीज़ की हम बात कर रहे हैं, राइट। पोस्ट इशू एक्टिविटी है कुछ कि भाई आपको ये कंप्लाई करना है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ हैं और ये सारा का सारा जिक्र हमने याद रखना। एग्ज़ाम में जिस तरीके से मर्चेंट बैंकर इम्पॉर्टेंट है वैसे ही रजिस्ट्रार टू एन इशू शेयर ट्रांसफ़र एजेंट इम्पॉर्टेंट है, बैंकर टू एन इशू थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है।